हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो जैसा भी पिछली वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स में हमने एक वर्क डन का फॉर्मूला और हमने प्रेशर के लिए वर्क डन इन आइसोथर्मल के लिए हमने प्रेशर और वॉल्यूम का फॉर्मूला डिराइव किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछली वीडियो देखिए, जिससे आपको आज की वीडियो और अच्छी तरीके से समझ आएगी। क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो डराइव करेंगे, जिसमें हम पिछली वीडियोस के फॉर्मूले जो हमने पिछली वीडियो के अंदर डेरिवेशन से फॉर्मूले डराइव किए थे उसका हम यूज करेंगे। तो एक बार पहले पिछली वीडियो देखिए जिसके अंदर मैंने डेरिवेशन बताया था। तो एक बार वो वाली वीडियो देख के आइए, तब आप ये वाली वीडियो आगे कंटिन्यू करिएगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो अभी तक हम थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। हमने पहले थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, सिस्टम, सराउंडिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, प्रोसेसेस पढ़ने के बाद हमने बात करी थी एंट्रोपी की। हमने एंट्रोपी की बात करी थी और अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। देखिए बहुत ही इसकी इजी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। भैया ये तो हमें लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल, जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही बताता है कि जो एनर्जी है ना तो वो बन सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो क्या होगी, वो सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगी, बस ट्रांसफर हो सकती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? नहीं। अच्छा देखिए इसका एक फॉर्मूला बनता है, वो बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो देखिए देखिए पहले हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि जो एनर्जी है ना तो बन सकती है और ना ही एनर्जी क्या हो सकती है, ना तो एनर्जी क्रिएट होगी ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, बस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो भी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण आएगा, वो वर्क डन और हीट के कारण आएगा। बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो चेंज आ रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर वो किसके कारण आएगा, वर्क डन और हीट के कारण आएगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन के लिए, जो कि था W इज इक्वल्स टू पी डेल वी। अब जो प्रेशर था ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर था, आपको माइनस आ जाएगा। ठीक है, जो वर्क डन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था वो था माइनस पी डेल वी, याद होगा आपको। तो डेल यू को हम आप लिख सकते हैं माइनस पी डेल वी प्लस क्यू। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, अब जब हम पिछली वीडियो पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, एक इक्वेशन थी जो थी आपकी इनर्ट गैस की इक्वेशन, जो थी आपकी पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जिसमें जो एन है वो आपका उस वक्त कांस्टेंट था, जो टी था वो आपका चेंज हो सकता है, आर तो आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हाई एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो आपकी चेंज हो रही है, तो यानी कि हम बात कर सकते हैं या तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो चेंज हो रहा है। देखिए अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है यानी कि हम बात कर रहे हैं क्या चीज, कि या तो वॉल्यूम चेंज होगी तो क्या होगा, या तो आपको जो एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम होगी, या तो आपका एलिमेंट चेंज हो रहा है इसलिए आपका नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, या तो हम बात करें सेम हमने एलिमेंट रखा है पर टेम्परेचर चेंज कर दिया है। टेम्परेचर चेंज करने से भी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे आपके किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। यहाँ पे हम पी डेल वी की जगह क्या लगा सकते हैं, डेल एन आर टी या एन आर डेल टी। समझ आया यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या? देखिए समझिए दोबारा मैं कह रहा हूँ, पी जो आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो वर्क डन और हीट के कारण आ रहा होगा। ठीक है, अब जो W है, W का हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था माइनस पी डेल वी। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लीजिएगा किस तरीके से मैंने इसका डेरिवेशन किया था। ठीक है, माइनस पी डेल वी क्या आ गया इसका, यहाँ पे W की जगह पी डेल वी लग दिया हमने। अब आपका एक इक्वेशन होती है इनर्ट गैस की इक्वेशन, जो कि होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी।
ठीक है। अब देखिए आपको तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज कैसे आ सकता है, या तो आपका जो एलिमेंट हमने जो कंपाउंड लिया है वो हमने चेंज कर दिया हो, क्योंकि हर एक कंपाउंड की डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम होती है। अगर हमने कंपाउंड को चेंज कर दिया तो उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। तो पहली क्वेश्चन तो आपको यही बोल रही है कि हमने जो है या तो कंपाउंड चेंज कर दिया जिससे नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गए, या तो हमने कंपाउंड सेम रखा है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर घटा दिया, उससे भी वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे इसको, इसको हम लिख सकते हैं Q माइनस डेल nRT, ये हो गया पहला फॉर्मूला। या तो हम इसको लिख सकते हैं Q माइनस nR डेल T, ऐसे लिख सकते हैं। ये दो फॉर्मूला को बन जाते हैं किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, और इन फॉर्मूलों का हम काफी ज्यादा यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कब कराएंगे, न्यूमेरिकल्स हम इसके ऊपर कराएंगे। न्यूमेरिकल से पहले आप इसकी जो थ्योरी है वो पढ़ लीजिए, जिसके बाद आप पहले सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो सबको एक बार इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद हम सभी फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए इसके जो न्यूमेरिकल्स है काफी सारे न्यूमेरिकल करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, ये पूरा जो कोर्स, पूरा जो चैप्टर है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर ही है इसके अंदर। ठीक है, तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। यहाँ तक समझ आया आपको, कोई दिक्कत है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? ओके जी, तो देखिए यही चीज है जो मैंने आपको बताई है अभी, डेल यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। ठीक है, जो डब्ल्यू था वो आपका माइनस पी डेल बी के इक्वल था, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह हमने माइनस पी डेल बी रख दिया। जो पी बी है वो एनआरटी के इक्वल होता है। अब अगर वॉल्यूम चेंज हो रही तो कैसे होएगी, या तो कंपाउंड चेंज कर दिया या तो टेम्परेचर चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट करिए इसको। ठीक है, अब देखिए, अब हमने बात कर ली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अब हम बात करते हैं अपनी अगली चीज जो कि आपकी एंथैल्पी। एंथैल्पी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंथैल्पी। तो देखिए पहले एंथैल्पी मतलब क्या है एंथैल्पी का, एनर्जी फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंसेस। एक मोल ऑफ सब्सटेंसेस के लिए हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं, एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर कोई चेंज लाने के लिए जो भी हम एनर्जी दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी। एक मोल ऑफ सब्सटेंस में कोई भी चेंज आ रहा है उसके लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको ही क्या बोल रहे हैं हम, एंथैल्पी बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल पर मोल। क्या है इसकी ऐसा यूनिट, जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि देखिए जो एंथैल्पी है एक एनर्जी है, जो एंथैल्पी है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम कितने मोल के लिए, हर एक मोल के लिए, पर मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, जूल पर मोल क्या होगा इसकी ऐसा यूनिट। अब थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर हम देखिए बात कर रही थी, हम मैक्रो स्कोपिक के लिए पढ़ते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स में मैक्रोस्कोपिक स्टडी है, यानी कि हम एक मोल की तो बात करेंगे नहीं, बहुत सारे मोल्स की बात करेंगे। तो यानी कि जो आपकी एनर्जी आएगी, जो एंथैल्पी आएगी, वो जूल्स के अंदर तो आएगी नहीं, वो किस में आएगी, वो आएगी किलो जूल्स के अंदर। तो जिसकी ऐसा यूनिट बन जाती है, जो इसकी जनरल जो हम यूज करेंगे इसकी ऐसा यूनिट, वो यूज करते हैं किलो जूल पर मोल। क्या करते हैं, किलो जूल पर मोल। ठीक है, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं एच से, और चेंज इन एंथैल्पी को डिनोट करते हैं हम डेल एच से। ठीक है, ये आपका एंथैल्पी का एक छोटा छोटा ओवरव्यू था कि एंथैल्पी होती क्या है। एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसको बोलते हैं एंथैल्पी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, पक्की बात, बढ़े आगे। ओके जी, अब देखिए, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंथैल्पी के बारे में, कि एंथैल्पीज कितने टाइप की होती हैं, और आज हम किन किन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, तो एंथैल्पी आपकी चार टाइप की है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी है, एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन है। देखिए ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर रिएक्शन है, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर फॉर्मेशन है, यानी कि किसी रिएक्शन के लिए होगी, और ये किसी रिएक्शन के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज के फॉर्मेशन के लिए होगी। ठीक है, और ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसका मतलब क्या है बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम इन चारों के बारे में ही बात करने वाले हैं। ये चार टॉपिक है, इनके ऊपर आज हम बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इनके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। अब तो पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, मान लीजिए मुझे एक रिएक्शन दे रखी है, जैसे कि एक सेकेंड, देखिए मुझे एक रिएक्शन दे रखी है C प्लस O2 गिव्स CO2, ये आपकी एक रिएक्शन है। जब ये वाली रिएक्शन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि STP
पी के ऊपर होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर होगी, तब हम इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। यानी कि कभी भी कोई भी रिएक्शन जब स्टैंडर्ड के ऊपर यानी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हो, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखा जाए और स्टैंडर्ड प्रेशर रखा जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोले तो 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर की बात करें तो 1 बार या 1 ATM जो भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में होती है सारी चीजें। तो जब भी कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होएगी तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम डेल एच नॉट से। किसे डिनोट करते हैं, डेल एच नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी। तो देखिए यही बोला आपको, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर देयर इन स्टैंडर्ड स्टेट। जब सारे पार्टिसिपेटिंग जो आपके कैरेक्टर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस हैं, जब सब के सब आपका स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होंगे तब हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम डेल एच नॉट से। ठीक है, काफी ज्यादा यूज होएगा इसका भी, डेल एच नॉट का भी काफी ज्यादा यूज होएगा इस चैप्टर के अंदर। ये जो पूरा टॉपिक है ना एंथैल्पी वाला, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिएगा इसको। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है कि जब भी कोई भी रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होएगी तब उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डिनोट करते हैं इसको डेल एच नॉट से। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी। अब बात करें यहाँ पे एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए, देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड है इवॉल्व ड्यूरिंग द स्टेट चेंज ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस। एक मोल ऑफ सब्सटेंस जब अपनी स्टेट चेंज करे, मान लीजिए कि सॉलिड से कोई बंदा लिक्विड जा रहा है, तो उसमें जो भी एनर्जी रिक्वायर है या जो भी एनर्जी इवॉल्व हुई है उसको ही क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अपनी स्टेट को चेंज करते वक्त एक मोल ऑफ सब्सटेंसेस जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसको हम बोलेंगे क्या चीज, एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक मोल ऑफ सब्सटेंस स्टेट को चेंज करते वक्त जितनी भी एनर्जी इवॉल्व कर रहा है उसको ही बोलते हैं एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, बढ़े आगे। देखिए ये जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। ये बहुत 5 स्टार आपका ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही टिपिकल सा है। थोड़ा सुनने में भी आपको अजीब लगेगा, पर हाँ इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए एक बार इसको। एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग बेसिक एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट। अब पहले तो आप इसकी जो है जो डेफिनेशन है पहले उसको ही समझिए, ये क्या कह रही है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यूजिंग बेसिक एलिमेंटल मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट, यानी कि आप समझिए जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो आपकी रिएक्शन है आपसे बोलना चाह रही है, देखिए जो पानी है H2O है, H2O को बनाने के लाख तरीके हैं, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो आपका यहाँ पानी बन गया। या तो आपने NaOH की रिएक्शन HCl से करा दी तो यहाँ पे NaCl और पानी बाहर निकल गया। ठीक है, तो पानी बनाने के लाख तरीके हैं, ऐसे भी बहुत सारे तरीके हैं। पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या बोलती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या बोलती है कि आपको मान लीजिए कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए जैसे आपको पानी बनाना है। ठीक है, तो पानी बनाने के लिए जो भी बेसिक एलिमेंटल्स हैं, जो भी बेसिक्स एलिमेंट हैं, जैसे पानी के अंदर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और ऑक्सीजन आ रहा है, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करना है, जिससे आप सिर्फ 1 मोल, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 1 मोल ही प्रोडक्ट बनाएंगे, 1 से ज्यादा मोल नहीं बनेगा। कितने मोल बनेंगे, 1 मोल। यहां पे कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं, तो आपकी ये रिएक्शन हो जाएगी गलत। अब 1 मोल कैसे बनाएं, देखिए इसकी डेफिनेशन समझ आइए कि बेसिक एलिमेंट्स का यूज करके एक प्रोडक्ट बनाना है, सिर्फ 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है। कितने मोल, 1 मोल प्रोडक्ट बनाना है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, यानी डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको होगा कैसे। देखिए जैसे कि मैं बात करूं, हमें बनाना है पानी, हमें पानी बनाना है, तो देखिए पानी को तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें 1 मोल वाटर बनाना है, तो 1 मोल वाटर को तो एज इट इज रहने दीजिए।
अब हमें जो भी चेंज करेंगे, जो भी हम बैलेंसिंग करेंगे, किसके अंदर करेंगे? रिएक्टेंट के अंदर बैलेंसिंग करेंगे, जिससे कि आपका 1 मोल प्रोडक्ट बने। देखिए रिएक्टेंट आप एक से ज्यादा ले सकते हैं, रिएक्टेंट आप एक से ज्यादा मोल्स ले सकते हैं, पर प्रोडक्ट आपको 1 मोल ही चाहिए, प्रोडक्ट आपको 1 मोल ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैंने यहाँ पे पानी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ले ली, तो यहाँ पे जो रिएक्शन यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 2 लगाएं और यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, पर ये रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल बन रहे हैं पानी के। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? देखिए अब अगर मैं यहाँ पे हाफ लगा दूं, यहाँ पे हाफ लगा दिया, तो ये इससे उड़ जाएगा, बचेगा क्या? H2O बचेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना बन गया? 1 मोल क्या बन गया? आपका हाइड्रोजन बन गया। तो यानी कि आप रिएक्टेंट के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको सिर्फ 1 मोल ही प्रोडक्ट मिले। कितना मोल प्रोडक्ट मिले? 1 मोल प्रोडक्ट बने, ठीक है। देखिए जैसे कि अब और बात करते हैं, मान लीजिए आपको बेंजीन बनाना है, बेंजीन नहीं बनानी है, बेंजीन बनाना है, C6H6। देखिए 1 मोल बेंजीन बनानी है, ठीक है। अब बेंजीन में तो आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे, चेंज किस में लाएंगे? उसके बेसिक एलिमेंट्स या बेसिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब इसमें बेसिक एलिमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम किस चीज का चेंज करें? देखिए कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन 3 लगा दूं तो 3 2 6, और यहाँ पे 6 लगा दूं तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया, और आपकी रिएक्शन क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है, और आपको 1 ही मोल क्या मिला है? 1 मोल आपको बेंजीन मिली है। यहाँ पे 1 मोल क्या मिला है? पानी मिला है। तो यही बोलते हैं आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि आप बेसिक एलिमेंट्स का यूज करके सिर्फ 1 मोल प्रोडक्ट बनाए, बेसिक एलिमेंट्स का यूज करके सिर्फ 1 मोल प्रोडक्ट बनाए, 1 से ज्यादा मोल नहीं बनेगा। और इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। समझ आया? पक्की बात? नोट करना तो नोट कर लीजिए, ठीक है जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस यूजिंग बेसिक एलिमेंटल और मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट, ठीक है। मॉलिक्यूलर या बेसिक एलिमेंटल रिएक्टेंट का इस्तेमाल करके सिर्फ 1 मोल ही प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? क्या चीज? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ आया? ओके जी। देखिए एग्जांपल यहाँ पे जैसे दे रखा है, ये है। अब H2 प्लस O2 गिव्स H2O है। अब इसका क्या करें? अब आप यहाँ पे अगर आपने हाफ लगा दिया तो क्या हो गया? ये आपका 1 मोल क्या बन जाएगा? पानी। अब जैसे ये है, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे 6 लगा दिया, तो क्या बन गया आपका? ये बेंजीन बन गया, ठीक है। तो ऐसे भी आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ओके जी, बढ़े आगे, ठीक है। लास्ट जो आपका टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन देखा क्या होती है? अब मैं यहाँ पे 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं, अब मैं आपसे पूछूं इनमें से थर्मोकेमिकल इक्वेशन है कौन सी? सबसे पहला आपका थॉट आएगा दोनों रिएक्शन तो सेम है, यहाँ पर भी H2 प्लस हाफ O2 से H2O बन रहा है, यहाँ पे भी H2 प्लस हाफ O2 से H2O बन रहा है, पर इसमें चेंज क्या है? इसमें चेंज है ये डेल H का। एक रिएक्शन में आपको डेल H दे रखा है, एक रिएक्शन में डेल H नहीं दे रखा है। तो इनमें से थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन सी होगी? थर्मोकेमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें आप चेंज इन एंथैल्पी देते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी गिवन हो, उसको बोलते हैं हम क्या चीज? उसको बोला जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अच्छा ये जो आपको चेंज इन एंथैल्पी है, ये इस पर ध्यान रखिए, आपको याद भी नहीं रखना, आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आपको याद नहीं रखनी है। इधर हमने जैसे एक एग्जांपल दिया है कि जो H2 प्लस हाफ O2 है, H2O बना रहा है, उसकी जो चेंज इन एंथैल्पी -373 किलो जूल पर मोल, ठीक है। हमने एक ऐसे हमने क्या ले रखा है, मोटा मोटा हमने एग्जांपल ले लिया एक ऐसा, ठीक है। तो यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपको चेंज इन एंथैल्पी गिवन हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एनी इक्वेशन इन विच वी रिप्रेजेंट चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन रिप्रेजेंट यानी गिवन हो, उसको क्या बोलते हैं हम? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो ये हमारा आज की वीडियो थी जिसके अंदर हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, काफी इंपॉर्टेंट था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
एंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी पढ़ ली है। हमारा जो चैप्टर है वो अब धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द हमारा चैप्टर ये वाला जो है अपने आखिरी समय पर आ जाएगा। उसके बाद हम इसके बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।